दोस्तों, साल है 1949। एक कमाल की फ्रेंच फिलोसोफर सिमोन डिबुआर फलसफे की दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और लोगों के जहनों को तबाह बर्बाद कर देने वाली एक किताब लिखती हैं, जिसका टाइटल है द सेकंड सेक्स। दिस बुक इज अ वर्क ऑफ जीनियस। इस किताब की एक मशहूर जमाना लाइन में इतना फलसफा छुपा हुआ है कि सिर्फ उस एक लाइन के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। कोई भी औरत औरत पैदा नहीं होती, बल्कि उसे औरत बनाया जाता है। सुनने में अजीबो गरीब सी बात लगती है, लेकिन बाय द टाइम दिस वीडियो एंड्स आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, आपको खबरदार करना चाहता हूं। आज जो मैं आपसे बातें करूंगा वो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करेंगी, आपकी सोच को एक नया जाविया देंगी, आपको परेशान करेंगी, कंफ्यूज करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी, शायद आपको गुस्सा भी दिला दें। लेकिन आपने घबराना नहीं है। याद रखें, एक पढ़े लिखे और मैच्योर शख्स की पहचान ये होती है कि वो टफ से टफ बात को समझने की कोशिश करता है, चाहे वो उसके बिलीफ सिस्टम के कितने ही अगेंस्ट हो। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, मेरे सामने जब भी कोई बिजार और अजीबो गरीब चीज आती है तो मैं उसे रिडिक्यूल करने की बजाय एक मिनरोलॉजिस्ट की तरह, एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह, एक साइंटिस्ट, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह समझने की कोशिश करता हूं। उस बात को ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज हासिल करना और चीजों को डीकोड करना। मेरा आपको भी यही मशवरा होगा कि आप भी ऐसे ही किया करें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेकंड सेक्स, ये जो फेमिनिज्म की सारी डिबेट है, सारी मूवमेंट है, ये इस किताब के जरिए आपको सब समझ आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप किसी भी मर्द और औरत को देखें तो उनके दरमियान जिस्मानी या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस साफ जाहिर होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस की बेसिस पर सोसाइटी में इन दोनों के स्टेटस अलग अलग होते हैं। इसको बायोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। मेल्स का मसल मास ज्यादा होता है, वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, उनके रेड ब्लड सेल्स भी ज्यादा होते हैं, लंग कैपेसिटी भी औरतों से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फिजिकल काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो मर्दों के फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू फिजिकल कैपेसिटी को दी जाती हो। लिहाजा ये जो मर्दों और औरतों के दरमियान डिफरेंसेस का बायोलॉजिकल आर्गुमेंट है, ये नल एंड वॉइड हो जाता है। अब जरा अपनी सीटें थाम के बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको मर्दों और औरतों के दरमियान इनइक्वालिटी को लेकर साइको एनालिटिक आर्गुमेंट प्रेजेंट करने वाला हूं, जो आपके होश उड़ा देगा। सिगमंड फ्रॉइड, जो एक जीनियस साइको एनालिस्ट था, उसने कहा था कि मर्दों और औरतों के दरमियान जो फर्क है वो दरअसल जेनिटल स्टेज से स्टार्ट होता है। फ्रॉइड ने कहा था कि किसी भी शख्स के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहली स्टेज होती है ओरल, दूसरी एनल, तीसरी फैलिक, चौथी लेटेंसी एंड फाइनली जेनिटल स्टेज। इन स्टेजेस के बारे में कभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। जेनिटल स्टेज यूजुअली 12 या 13 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, जब एक बच्चा पहली दफा अपने ऑपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल के साथ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। इस दौर से ही एक मेल को पता लगता है कि उसका जो पीनस है वो एक ऑर्गन ऑफ प्लेजर है, जबकि दूसरी तरफ औरतों को पता लगता है कि उनका वेजाइना उन्हें प्लेजर दे सकता है। लेकिन ये प्लेजर हासिल होगा सिर्फ तब जब उसके वेजाइना में पीनस की पेनिट्रेशन होगी। लिहाजा औरतों के अंदर एक एहसास महरूमी पैदा होती है, दे फील बेरेफ्ड, और यही फीलिंग उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा करती है। लेकिन सिमोन डिबुआर का यह कहना था कि इस थ्योरी के अंदर एक फ्लॉ है, और फ्लॉ यह है कि इट्स बेस्ड ऑन अ मेल मॉडल। उनका कहना था कि पीनस को लेके औरतों के अंदर हसद पैदा होने की बात करना इस बात की अलामत है कि जो मेल जेनेटिलिया यानी कि मेल्स का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको आप नॉर्म कंसिडर करते हैं, और जो फीमेल जेनेटिलिया है उसको अदर कंसिडर किया जाता है। यहां पर ये जो अदर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमोन डिबुआर के फलसफे का इससे बहुत ही गहरा ताल्लुक है। देखिए दोस्तों, किसी भी थीसिस का एक एंटी थीसिस होता है, इसी तरह किसी भी नैरेटिव का एक काउंटर नैरेटिव होता है। मसलन, अगर गुलाम ना हो तो आका का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसी तरह अगर आका ना हो तो गुलाम का कोई वजूद नहीं होगा।
अगर किसी को आका बनना है, मास्टर बनना है, तो उसको ये प्रिविलेज सिर्फ एक गुलाम ही दे सकता है। स्लेव्स आर द अदर्स विच मेक मास्टर्स पॉसिबल। इसी तरह औरत भी अदर है मर्द के कंपैरिजन में। अगर औरत ना हो तो मर्द के लिए रूल करने के लिए कोई नहीं होगा। सोसाइटी कहती है कि मर्द आला है, अफजल है, प्राइमरी सेक्स है, जबकि औरत अदर है, वो सेकंड सेक्स है। सिमोन डे बोआर अपने इस आर्गुमेंट से साबित यह करना चाहती है कि मर्दों और औरतों के दरमियान ना कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस है और ना ही कोई साइकोलॉजिकल। लेकिन अगर ऐसा है तो इनमें यह डिफरेंस क्रिएट किसने किया? आजकल की जो हमारी सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल है, यानी कि हमारे मुआशरे में पिद्दरशाही है या पिदराना निजाम है। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो मेल्स होते हैं वो हमेशा डोमिनेंट पोजीशंस पर होते हैं। एक पेट्रियार्की में हमेशा पावरफुल पोजीशंस में मर्द होते हैं और वही निजाम को चलाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज मेट्रियार्कल थी, यानी कि वहां पर औरतें ज्यादा पावरफुल थीं। ये सोसाइटीज फार्म बेस्ड थी जहां पर बच्चों को बहुत बड़ा एसेट समझा जाता था, और चूंकि औरतें ही बच्चे पैदा कर सकती थी इसीलिए उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था, इनफैक्ट सीक्रेट था। बच्चे अपने मां के ही नाम को आगे ले जाते थे, अनलाइक टुडे सोसाइटी जहां पर बाप का नाम आगे चलता है। खवातीन की इतनी अहमियत थी कि उन लोगों के खुदा भी औरत थे। ये वो दौर था जब मर्द औरत के सहर में मुब्तला था और उसने यहीं से औरत को एज अदर देखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मुआशरे में स्लेवरी आई तो औरतों को वर्कफोर्स से हटा दिया गया। उनकी अहमियत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई क्योंकि काम के लिए अब गुलाम मौजूद थे। जब मर्दों ने काम को डोमिनेट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने आइडियाज को भी डोमिनेट किया। इसका नतीजा यह निकला कि विमेन वर रेलिगेटेड। उनका जो एक मिस्टिकल स्टेटस था वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होना शुरू हो गया। इस आइडिया को सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने प्रोपेगेट किया था। उसने कहा कि इस कायनात को मोशन में लाने वाली ताकत दरअसल मेल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। इस मेल प्रिंसिपल ने फीमेल प्रिंसिपल ऑफ पैसिव मैटर पर एक्ट किया और कायनात हरकत में आई। यानी कि यहां पर भी मर्द अफजल और औरत द सेकंड सेक्स। अब यहां पर मैं आपको डे बोआर के फलसफे के दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं, जिसमें से पहला है ट्रांसेंडेंस और दूसरा है इमनेंस। डे बोआर का कहना था कि किसी भी मुआशरे में मर्दों को, मेल्स को ट्रांसेंडेंट समझा जाता है, जिसका मतलब है कि वो एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं और पावरफुल हैं, जबकि दूसरी तरफ खवातीन इमिनेंट हैं, जिसका मतलब है कि वो पैसिव हैं, स्टैटिक हैं और पावरलेस हैं। एज मैन कॉन्कर्ड, विमेन लॉस्ट हर पावर एंड फेल इनटू इमिनेंस। जैसे जैसे मेल्स और पेट्रियार्की की पावर बढ़ रही थी वैसे वैसे मुआशरे में कुछ चेंजेस भी आ रहे थे, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिलियल इनहेरिटेंस। पुराने मुआशरों में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटीज और मेल कल्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करना शुरू कर दिया ताकि वेल्थ यानी कि दौलत एक ही फैमिली में एक्यूमुलेट होती रहे। और क्योंकि अब फैमिली का नाम मेल्स आगे चला रहे थे, इसीलिए उन्होंने औरतों को फैमिली से, इनहेरिटेंस से बाहर कर दिया। खवातीन को ना सिर्फ प्रॉपर्टी ओन करने से रोका गया बल्कि उनको खुद प्रॉपर्टी बना दिया गया, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मर्द ओन करता है। और इस कंट्रोल को इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ने मजीद तगड़ा किया। पहले औरत को उसका बाप कंट्रोल करता है और फिर उसको उसके हस्बैंड के सुपुर्द कर दिया जाता है, जो पूरी उम्र उसको दबा के रखता है। लेकिन ये सब दोस्तों तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब तक तो औरतों के लिए सिचुएशन काफी बदल गई होगी। लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा है या नहीं। 15वीं सदी के आगाज से औरतों का रोल मुआशरे और कल्चर में बढ़ने लगा। उन्होंने लिटरेचर में, फलसफे में और आर्ट में काम करना शुरू किया। पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ एंड क्वीन क्रिस्टीना। इन डेवलपमेंट्स के बावजूद खवातीन की हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। 20वीं सदी के आगाज में विमेन यूज्ड टू अर्न हाफ ऑफ व्हाट मेन यूज्ड टू अर्न, और जो औरतें काम नहीं करती थीं और घर बैठकर बच्चे पैदा करती थीं उन्हें वैसे ही इंफीरियर समझा जाता था। लेकिन औरतों और मर्दों की इस कश्मकश में रिलीजन यानी मजहब का क्या रोल रहा, इसको भी देख लेते हैं। डे बोआर का यह कहना है कि दो मजहब ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन से ही औरत को मर्दों के नीचे रखा, जिसमें से एक है जुडाइज्म और दूसरा क्रिश्चियनिटी। इस बात को आप एडम और ईव की मिसाल से समझें, यानी कि आदम और हव्वा। ये दोनों मज़ाहिब कहते हैं कि एडम को खुदा ने बनाया ताकि वो गार्डन ऑफ एडन
यानी कि जन्नत को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। लेकिन एडम वहां पर अकेले पड़ गए, लिहाजा खुदा ने औरत की शक्ल में उन्हें एक कंपेनियन दिया। इन दोनों मजाहिब के मुताबिक वो ईव ही थी जिन्होंने एडम को कन्विंस किया वो फल खाने के लिए जिसको खाने से खुदा ने मना किया था। इसका नतीजा ये निकला कि इंसान को गार्डन ऑफ एडन यानी जन्नत से निकाल दिया गया। क्रिश्चियंस इसको ओरिजिनल सिन कहते हैं और इसकी जिम्मेदारी ईव पर डालते हैं, लिहाजा यहां भी औरत पर इल्जाम। लेकिन सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं, इन द होली रोमन एम्पायर फौजियों को मना किया जाता था अपनी बीवियों के साथ सेक्स करने के लिए जंग से पहले, क्योंकि रोमन्स का यह बिलीव था कि फीमेल फ्लैश फौजी की एनर्जी को ड्रेन कर देती है। अगेन ब्लेमिंग द फीमेल फॉर एवरीथिंग बैड। बैक इन द डे चर्च औरतों को मरवा दिया करता था, परसिक्यूट कर दिया करता था, उन पर इल्जाम लगा के कि ये लोग विच क्राफ्ट करती हैं, ये चुड़ैलें हैं। रिलीजन के अलावा कुछ और भी नॉन रिलीजियस मिथ्स एसोसिएटेड हैं औरतों के साथ, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन को लेके। अक्सर सोसाइटीज और कल्चर में मेंस्ट्रुएशन को लेकर कुछ टैबूज अटैच्ड हैं, जैसे कि उन दिनों में औरत को खाना नहीं बनाना चाहिए। कुछ मुआशरे तो ये भी समझते हैं कि पीरियड्स के अंदर कुछ मिस्टिकल है जो औरत के बिहेवियर को चेंज कर देता है। इसीलिए आप लोगों ने पॉपुलर कल्चर में, मूवीज में, ड्रामाज में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जरूर सुने होंगे जो औरतों को चिढ़ा देते हैं। वेल, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ, व्हाई आर यू एंग्री, यू गॉट योर पीरियड्स। ये सब बातें औरतों को और मेंस्ट्रुएशन को स्टिग्मेटाइज करने के लिए की जाती हैं ताकि औरत को नीचा दिखाया जा सके। तारीख, मजहब और अफसानवी बातों के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो औरत को औरत यानी कि अदर बनाती हैं। और इस प्रोसेस का आगाज तभी से होता है जब किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है। पैदाइश के वक्त लड़का और लड़की का जहन एक जैसा होता है, लेकिन मुआशरा उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू करता है। लड़कों को सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, बी अ मैन, जबकि दूसरी तरफ लड़कियों को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। इवन पाकिस्तान जैसे कल्चर में बाप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मना किया जाता है कि बेटी से ज्यादा प्यार ना करो, उसे पास ना बिठाओ, उसे गले ना लगाओ। लड़के और लड़कियों के दरमियान ये डिवीजन मजीद बढ़ता है जब उन्हें अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पता लगना शुरू होता है। बॉयज आर अलाउड और इवन एनकरेज्ड टू प्ले विद देयर पीनस, जबकि दूसरी तरफ लड़कियों को सख्त मना किया जाता है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को टच नहीं कर सकती। लड़के खड़े होकर यूरिनेट यानी पेशाब कर सकते हैं, जबकि लड़कियों को बैठना पड़ता है। ये सब बातें अनकॉन्शियसली लड़कियों के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा कर देती हैं। एक और बहुत ही बिजार बात डिबुआर इस किताब में लिखती हैं, और वो है लड़कियों की डॉल से लेके। देखने में तो ये एक गुड़िया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही छुपा हुआ एक सबलिमिनल मैसेज है। आपने डॉल्स तो जरूर देखी होंगी, वो हमेशा इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? उनके लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, गोरा रंग होता है, बेहतरीन कपड़े होते हैं और बॉडी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होती है। दरअसल इन डॉल्स के जरिए लड़कियों को ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि बड़े होकर तुमने भी ऐसे ही बनना है, तुम्हारे बाल भी ऐसे ही होने चाहिए, तुम्हारे होंठ भी लाल होने चाहिए, तुम्हारी आंखें भी नीली होनी चाहिए, तुम्हारा रंग भी साफ होना चाहिए और तुम्हारा जिस्म भी ऐसा ही पतला होना चाहिए ताकि तुम मर्दों को अट्रैक्ट कर सको। सो दिखने में ये बेजरार और हार्मलेस गुड़िया लड़कियों के दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली एक मैसेज प्लांट कर रही होती है कि तुमने मेरी तरह खूबसूरत बनना है, और अगर तुम नहीं बनी तो कोई भी मर्द तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये बात बड़े होके बहुत सी लड़कियों को साइकोलॉजिकली डैमेज करती है। मोरोवर इस गुड़िया के जरिए एक और मैसेज दिया जा रहा होता है कि जैसे तुम अपनी गुड़िया का ख्याल रखती हो, आगे जाके फ्यूचर में तुमने अपने बच्चों का भी ऐसे ही ख्याल रखना है। तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है, या तो तुम्हें अपना शौहर कंट्रोल करेगा या तुम्हारे बच्चे। जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्लियर हो रहे होते हैं, वैसे वैसे गर्ल्स स्टार्ट फीलिंग मोर ट्रैप्ड। पहले तो उन्हें लगता है कि बच्चे पैदा करना अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे शी ग्रोज ओल्डर और माँ के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम होती जाती है तो उसे घर में कैद होना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट उसे उस वक्त बाप का रोल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिसमें एजेंसी है और पावर है। लड़कियों के अंदर ये ख्वाहिश मजीद बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती जाती हैं। मसलन जब लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप होते हैं तो उन्हें फील होता है कि उन्हें एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। दिस प्लंजेस हर डीपर इनटू अदरनेस। उसे डिप्रेशन होने लगता है। जब लड़की को पहली दफा पीरियड्स होते हैं तो उसकी कैफियत मजीद वर्स्ट हो जाती है।
उसके लिए वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, और इस एक्सपीरियंस को मजीद वर्स कर दिया जाता है बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ शेम एंड टैबू। एक अजीब शर्मा शर्मी की कैफियत होती है जो लड़की को कंफ्यूज कर देती है। पीरियड्स के साथ एक औरत के अंदर ये रियलाइजेशन भी आनी शुरू हो जाती है कि अब उसकी किस्मत उसकी माँ की तरह होगी। अब जल्द उसे सेक्स करनी पड़ेगी और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। जवानी में मर्द के साथ सेक्स करने की यह थॉट औरत के अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा करती है। उसकी वजह यह है कि उसके ब्रेस्ट, उसके हिप्स और उसका जो जिस्म है, ये वो सिंबल्स हैं जो उसे औरत बनाते हैं, मर्द को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इवेंचुअली मर्द के सामने उसे झुका देते हैं। इस सेक्सुअलिटी को लेके एक्टिव मैन और पैसिव वुमेन का कॉन्सेप्ट भी बहुत डीप रूटेड है। मर्द की सेक्सुअलिटी को यूजुअली बहुत ही पॉजिटिवली और मिलिट्री स्टाइल में दिखाया जाता है, जो औरत को उठाता है, बेड पर पटकता है, उसे कॉन्कर करता है और उसके अंदर अपना सीमेन को डिस्चार्ज करता है। जबकि दूसरी तरफ औरत सिर्फ एक पैसिव बीइंग है जिसका काम है मर्द को पेनिट्रेट करने की इजाजत देना। अगेन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इमिनेंस एंड ट्रांसेंडेंस। और फाइनल चीज जो किसी भी इंसान को औरत बनाती है वो है मदरहुड, यानी कि मां बनना। मां बनते ही इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही औरत को अपनी इमिनेंस का अंदाजा हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो एक सबॉर्डिनेट है। उसे मालूम हो जाता है कि अब उसके वजूद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब उसे अपना सारा वक्त बच्चे को देना है, उसे फीड करना है, नर्चर करना है, ग्रो करना है। यही वो वक्त होता है जब औरत के अंदर मर्द को लेकर जो इरोटिक अपील होती है वो उस बोझ से आजाद हो जाती है। इस बात को आप इस मिसाल से समझें कि मां बनने के बाद ब्रेस्ट की सिंबॉलिक वैल्यू चेंज हो जाती है। वहां बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं केयर को, फूड को और कंफर्ट को, क्योंकि ब्रेस्ट आर नो लॉन्गर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेल डिजायर। इसीलिए औरतें पब्लिकली ब्रेस्ट फीडिंग में शर्म महसूस नहीं करती। औरतों की सब्जुगेशन में उनकी ड्रेसिंग का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। हर मुआशरे में औरतों को एक स्पेसिफिक तरीके से हुक्म दिया जाता है कि तुमने इस तरीके से ड्रेस करना है ताकि वो मर्दों को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे जैसे खवातीन की उम्र बढ़ती चली जाती है उनके ऊपर जो अपने आप को डिजायरेबल बनने का प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ मर्दों को बताया जाता है कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। औरतों की इसी कश्मकश में पूरी जिंदगी गुजर जाती है एंड दे नेवर टेस्ट द फ्रीडम ऑफ लाइफ। अगर औरतों की सिचुएशन इतनी ही ट्रैजिक है तो व्हाई दे सिंपली डोंट रिवोल्ट। एक्चुअली दोस्तों, जब डिबोआर ने ये किताब लिखी थी ना तो उस वक्त वुमेन राइट्स की मूवमेंट इतनी मैसिव नहीं थी। ऑफ लेट ये जो मी टू मूवमेंट है और जो फेमिनिज्म है उसको मीडिया में बहुत कवरेज मिली है, बट द रियलिटी इज दैट विमेन आर स्टिल सब्जुगेटेड। उसकी रीजन ये है कि औरतों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में नहीं है। पहले उनका बाप उनको कंट्रोल करेगा और उसके बाद उनके हस्बैंड। इसकी एक क्लासिकल मिसाल हमारे कल्चर में मिलती है जब हम कहते हैं कि बच्चियों के लिए बेहतरीन दुआ यह है कि उनके नसीब अच्छे हों। ये इतनी रिडिकुलस बात है जिसमें आप पहले दिन से ही उस बेचारी बच्ची के ज़हन में डाल रहे हैं कि तुम किस्मत के ही सहारे हो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन होगी। ये इंतहाई फरसूदा और बेहुदा बात है। औरतों को भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जी सकें। औरतों को राइट्स देने से मर्दों की मर्दानगी कम नहीं होगी। ये बात जितनी जल्दी हमारी सोसाइटी समझेगी उतना ही हमारी सोसाइटी का बैलेंस इंप्रूव होता जाएगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज इक्वालिटी पॉसिबल? क्या मर्दों और औरतों की बराबरी हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत लंबी डिबेट है विच कैन गो ऑन एंड ऑन। फेमिनिस्ट का ये मानना है कि वुमेनहुड यानी कि औरत होना एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जैसा कि आपको पूरी वीडियो में नजर आ गया होगा। ये सोसाइटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, रिलीजन है जो औरत को टिमिड और पैसिव बनाता है। लिहाजा इसको चेंज करने के लिए सोसाइटी को औरतों को लेकर अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनानी पड़ेंगी। खवातीन को सोसाइटी में मजीद रिस्पेक्ट देनी होगी, तब कहीं जाके मर्दों और औरतों के दरमियान बराबरी क्रिएट होगी। ये तो है फेमिनिस्ट का दावा। मेरा दोस्तों इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मर्दों और औरतों के दरमियान इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर होनी चाहिए। अगर एक पोजीशन पे किसी भी मर्द को लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो उसी पोजीशन पर अगर औरत काम कर रही है तो उसकी भी सैलरी लाख रुपए ही होनी चाहिए। लेकिन मर्दों और औरतों के दरमियान जो बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं उनको कभी भी आप इक्वल नहीं कर सकते। मर्द ज्यादा फिजिकली तगड़ा है तो वो है, इसी तरह अगर औरत ज्यादा इमोशनली स्टेबल है तो वो है। मर्द कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसी तरह औरत कभी मेल हार्मोन्स कैरी नहीं कर सकती। मर्दों को चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो ज्यादा इंजीनियर्स बनते हैं,
जबकि औरतों का लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो नर्सेज ज्यादा बनती हैं। सो अ सोसाइटी कैन पुश फॉर सोशल इक्वालिटी बट जेंडर इक्वालिटी कैन नेवर बी अचीव्ड। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मर्द औरत से सुपीरियर है, इट्स जस्ट दैट दे आर डिफरेंट एंड दे विल ऑलवेज बी डिफरेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो फेमिनिस्ट को समझ ही नहीं आता, और वो मर्द बनने के चक्कर में लोगों को अपने आप से चिढ़ा देती हैं एंड देयर मूवमेंट बिकम्स कंट्रोवर्शियल। ये तो थी जनाब द सेकंड सेक्स की कहानी। सिमोन डी बोवार की बात करें तो वो एक कट्टर फेमिनिस्ट थी। यही वजह है कि शी नेवर मैरिड, ऑल्दो यॉन पॉल सार्ट्रा जो एक और कमाल के फिलोसोफर थे, उनके साथ उनका एक बहुत ही लंबा अफेयर भी चला। डिबोवार को हाउसवाइफ से शदीद नफरत थी और चिढ़ थी। उन्हें लगता था कि हाउसवाइफ होना औरत की तजलील है। हाउसवाइफ एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर वक्त अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। ऑल्दो आई डू नॉट अग्री विद अ लॉट ऑफ हर थॉट्स, लेकिन उनकी ये जो किताब है ये एक फिलोसॉफिकल मास्टरपीस है, अ पाथ ब्रेकिंग बुक विच कम्स वंस इन अ सेंचुरी। वीडियो के आखिर में दोस्तों मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप भी समझते हैं कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन।